आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति। मैथ से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 8वां चैप्टर होगा और बहुत ज़ोरदार चैप्टर है। बहुत कंसंट्रेशन करेंगे और एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति से अधिकतर क्वेश्चन क्षेत्रमिति, प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज से पूछा जाएगा। इसलिए इन चारों 5 जो टॉपिक्स हैं उस पर पूरी तरह से आपको ध्यान देना है। तो आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें परिमाप को समझना पड़ेगा, और उससे भी पहले हम आयत को लेते हैं। आयत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? आयत की बात करेंगे। ठीक है। आयत की अगर बात करते हैं कि सबसे पहले कि आयत किसे कहा जाता है, तो आप जरा समझें। आयत में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, और इनमें से 2 भुजाएं आपको एक दूसरे के सामने वाली भुजाएं सिमिलियर दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 2 पॉइंट्स। इट मीन्स अगर हमसे कोई पूछे कि आयत किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल वर्ड में हमको बताना है कि जिस चतुर्भुज की, ये क्या है? चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर बराबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। और दूसरा, जिसके सभी अंतःकोण, अंतःकोण मीन्स अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं, और बाहर, जैसे अगर हम एक साइड रेखा खींच देते हैं और इस पर एक एंगल बनाते हैं तो ये बाह्य कोण कहलाएगा और ये अंदर वाला कोण कहलाएगा। तो आयत के चारों अंतःकोण कितने हैं? 4। तो चारों अंतःकोण जो हैं वो क्या होंगे? समकोण होंगे। क्या हो जाएंगे? समकोण होंगे। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं उसमें हमने एंगल के बारे में बताया, एंगल के प्रकार बताया। तो समकोण किसे कहते हैं? जिस एंगल का मान 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण हो गया। आयत की परिभाषा मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आयत की परिभाषा थी। उसके बाद आते हैं परिमाप पर। हम किस पर आ जाते हैं? परिमाप पर। कि परिमाप किसे कहा जाता है, इसको जरा समझ लें। परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज या पंचभुज, कोई भी आकृति हो सकती है, अगर उसका परिमाप हमको निकालना है तो उसका मतलब है कि इसके सभी भुजाओं को आपस में जोड़ना है, योग करना है। अगर हमको आयत के परिमाप की बात कही जाए तो आयत का परिमाप में क्या करेंगे? इसके सभी भुजाओं को आपस में हम जोड़ देंगे। इट मीन्स लंबाई, जो लेंथ ज्यादा होती है उसे लंबाई कहा जाता है। तो इस भुजा की जो लेंथ ज्यादा है इस वजह इसे लंबाई कहेंगे, और इसकी जो लेंथ है वो इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसको हम चौड़ाई कहेंगे। ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में यही अंतर होता है। लंबाई हमेशा ज्यादा लेंथ की होती है, चौड़ाई हमेशा शॉर्ट लेंथ की होती है। तो ये लंबाई है तो ये भुजाएं बराबर है तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। फॉर्मूला तो बिल्कुल क्लियर करेंगे, कहीं कोई डाउट फॉर्मूला में नहीं होना चाहिए। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इज दैट राइट? आगे बढ़ते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई, इट मीन्स क्या? हम बोले कि सभी भुजाओं का योग। लंबाई कितना है? 2, चौड़ाई कितना है? 2। देखिए, चौड़ाई 2, लंबाई 2, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई के योग को हम क्या कहेंगे? परिमाप।
मेरे ख्याल से आपको परिमाप की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परिमाप किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, किस पर आते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये दो फॉर्मूला हम आपके सामने, एक परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्षेत्रफल को आप यहां पर समझ लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? एक्चुअली क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति को आप ले लीजिए, उसके अंदर का जो पार्ट्स होता है, भाग होता है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब इस आयत के ये सारे जो भाग हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। और इसकी जो बाउंड्री लाइन है, बाहर की जो लंबाई है, उसे क्या कहेंगे? परिमाप। तो आप परिमाप भी समझ गए होंगे और क्षेत्रफल भी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम प्रश्न पर कि इस प्रकार के हमने एक एक टॉपिक को लेना है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक टॉपिक को लेना है। हमने आयत की शुरुआत आयत की है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल को मैंने बता दिया है। तो पहले परिमाप से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं कि कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी है, कि परिमाप से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, यदि आयत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पर। ठीक है, रही क्वेश्चंस के कलेक्शन की बात, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेकर हम आएंगे, बहुत सारे आपके लिए टेस्ट लेकर हम आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखें हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी परफेक्ट रूप में करा के हम यहां से आपको भेजेंगे। ठीक है, बस धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, मार्किंग कीजिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, पहला प्रश्न है तो बहुत सिंपल लिए हैं। अब अगर हम इसको लेते हैं कि आयत का परिमाप बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है आयत के परिमाप का? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ओके, 2 गुना लंबाई का वैल्यू कितना है? 50। चौड़ाई का वैल्यू कितना है? 25। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो 50 और 25 कितना हो जाएगा? 75। और इन दोनों के बीच हमेशा ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर की संख्या के बीच मल्टीप्लीकेशन, गुना का रिलेशन रहता है। तो 2 गुना क्या हो गया? 75। तो 2 गुना 75 कितना हो गया? 150 मीटर। ये हमारा परिमाप निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल कह रहा है, तो जरा क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 50। चौड़ाई कितना है? 25। अगर दोनों को मल्टीपल किया जाए तो कितना हो जाएगा? 1250 मीटर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। मेरे ख्याल से जो चीज यहां पर हम समझाए वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 24 मीटर 18 मीटर है। खेत के चारों ओर, यहां पर और मिसिंग हो रहा है, चारों ओर 3 चक्कर तार लगाने में कितने तार की आवश्यकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे इस पर। सबसे पहले समझिए कि एक आयताकार खेत है, तो हमने ये खेत बना लिया। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि इस खेत में हमको मेड़ लगाना है। मेड़ का मतलब क्या होता है? तार या मेड़, जो भी बोले आप।
तो इस तरह का मेड़ लगाना है, ये मेड़ हमको लगाना है खेत के चारों ओर। लेकिन कितना मेड़ लगाना है? तो 3 चक्कर मेड़ लगाना है। तो कितने तार की आवश्यकता होगी? जरा ध्यान दें कि अगर हम 1 चक्कर मेड़ लगाते हैं तो ये 1 चक्कर मेड़ यहां से यहां पूरा 1 चक्कर कंप्लीट हो गया। और हम बताए हैं कि इसके बाह्य भाग को लीजिए और जितना खेत की लंबाई चौड़ाई है, ये तार की लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही है। इसका मतलब है कि जितना इस खेत का परिमाप होगा उतना ही तार भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम इस खेत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तार की आवश्यकता है। तो हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए 2 गुना लंबाई का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, लंबाई तथा चौड़ाई। पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है, तो लंबाई 24 होगी और चौड़ाई कितना हो गया? 18 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84 मीटर तार की आवश्यकता होगी। लेकिन कितने? 1 चक्कर, मतलब एक बार अगर तार लगाया जाता है तो उसको 84 मीटर तार की आवश्यकता है। कितनी बार तार लगाया जा रहा है? तो 3 चक्कर तार लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुल अगर तार हम निकाले, कुल तार निकाले तो 1 चक्कर में 84 मीटर, तो 3 चक्कर में 3 से हमको इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 4 अगर 84 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 252 मीटर कुल तार की आवश्यकता होगी। यह हमारा दूसरे टाइप का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न, 20 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहां पर लेंथ मांगा जा रहा था और यहां पर खर्च मांगा जा रहा है। यह फर्क है। कंडीशन वही है कि एक बगीचा है और इस बगीचे के चारों ओर मेड़ लगाना है। मेड़ का मतलब क्या है? जो तार वगैरह या जो घेरा वगैरह जाता है वही मेड़ कहलाता है। उसको चारों तरफ से कवर कर देना ही मेड़ होता है। तो अगर हम चारों तरफ से इसको इस तरह से कवर करेंगे तो ये कह रहा है कि 15 रुपए मीटर की दर से इसको कवर करने में कितना खर्च लगेगा। तो ये आप सिंपल देख रहे हैं कि इस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आ रहे हैं, मतलब इसकी कुल लंबाई, और हम जानते हैं कि इसकी कुल लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम परिमाप ज्ञात कर लें, क्योंकि इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई भी दिया हुआ है 16 मीटर, तो परिमाप बराबर तो हम जानते हैं, परिमाप बराबर क्या हो जाता है? 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई। तो 2 गुना एल का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू कितना है? 16। तो 2 गुना 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। और 36 गुना 2 कितना हो गया? 72 मीटर। इसकी कुल लंबाई हमको प्राप्त हो चुकी है 72 मीटर। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 15 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च हो रहा है। मतलब 1 मीटर, प्रति मीटर का मतलब क्या? 1 मीटर। 1 मीटर में 15 रुपए खर्च हो रहा है। तो कुल परिमाप आपके पास 72 मीटर है। तो 72 मीटर में कुल खर्च क्या होगा? तो अगर हम यहां खर्च निकालना चाहें तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुना 15। 15 दूनी 30, 0 3, 15 सत्ते 105, 108, 1080 रुपए आपका कुल खर्च होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अच्छा देखिए, हम ये समझा रहे हैं इसलिए आपको पूरा विस्तार पूर्वक बना रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्मेट में वहां पर सॉल्व करना है। वो भी हम आगे चल के बताएंगे कि शॉर्ट फॉर्मेट में हम कैसे, बहुत सारी ट्रिक्स भी हम बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा पैसेंस रखें क्योंकि स्टार्टिंग फॉर्मेट है। आप बेसिक जब तक अच्छे से नहीं सीख जाते हैं तो ट्रिक फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, परिमाप यहां पर दिया हुआ है कितना है, 36 मीटर, लंबाई भी दिया हुआ है 10 मीटर और चौड़ाई यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो हम परिमाप पर आते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसमें देखिए परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए परिमाप की जगह पर परिमाप का वैल्यू लिखेंगे हम 36। 2 लंबाई, लंबाई कितना दिया है 10, तो हम 10 पुट कर दिए, और b मतलब चौड़ाई हमको ज्ञात करना है इसलिए इसको हम b ही रखेंगे। या कभी लंबाई पूछ सकता है ज्ञात करने के लिए, या कभी चौड़ाई पूछ सकता है, दोनों का प्रोसेस सेम है, तो हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, अलग अलग नहीं बताएंगे। अब इसमें आप सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सीधा क्या करेंगे, देखिए किसी भी संख्या को बराबर के इस पार या उस पार ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसके और इसके बीच ये गुना का संबंध है, इसको अगर इस पार लाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, यहां से इसको कैंसिलेशन कर देंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18। ये आपको 18 यहां मिल गया। अब आपके पास क्या बचा, 10 प्लस b। आपको वैल्यू किसका निकालना है, b का, मतलब चौड़ाई निकालना। तो जब आप चौड़ाई निकालेंगे तो ये 10 कहां आ जाएगा, बराबर के इस पार, और जब बराबर के इस पार आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। प्लस 10 इस पार आएगा तो माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया, b का वैल्यू कितना निकल गया, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दूसरे हमारे 2 क्वेश्चन और हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी आपको बनाना है। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हमने इसका बनाने के लिए दिया है। आप ये 4 क्वेश्चन को घर पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, चैप्टर 7 तक मैंने कंप्लीट किया था, उसके बाद 8, 9 की बात हुई थी कि इस नेक्स्ट वीडियो में मेरा चैप्टर 8 और 9 आएगा। तो जरा इसको थोड़ा सा समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो 8, 9 और 10 चैप्टर, थोड़ा सा इसको समझ लें आप। चैप्टर 8 में दशमलव है, दशमलव के बारे में बताया गया है। बहुत ज्यादा विशेष नहीं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो अभी हम वीडियो में बताने वाले हैं। 9 चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन है। तो आंकड़ों के प्रबंधन की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन उस टाइप के आंकड़ों का प्रबंधन 6 में नहीं रहता है, क्योंकि वो आयत चित्र वगैरह बनाने के लिए रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले आयत चित्र वगैरह के। तो 9 चैप्टर को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। और 10 चैप्टर अभी मैंने जो स्टार्ट किया, क्षेत्रिमिति, ये हमारा 10वां चैप्टर है और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 वीडियो में हमको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज का परिमाप के जो प्रश्न थे, जितनी पॉसिबिलिटी थी परिमाप का, मैंने क्लियर करवा दिया। अब दशमलव के कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करवा देता हूं कि दशमलव में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है वहां पर। ठीक है, ज्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दशमलव के। देखिए दशमलव का पहला प्रश्न हमारे सामने है, 19.758 रेखांकित अंक का स्थानीय मान क्या होगा। जो अंक यहां पर रेखांकित किए हैं उसका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान इससे पहले हमने बताया है, लेकिन दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान नहीं बताया। तो जरा दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान को समझें क्या होता है। देखिए
अगर हम 1 by 1 देखिए 19.758, अगर हम 1 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 1 हो जाएगा, और इसके बाद कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो एक जीरो बैठ जाएगा। ठीक है। अगर हम 9 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद कितना डिजिट है, तो एक भी डिजिट नहीं। आपको दशमलव के पहले ध्यान देना है, दशमलव के बाद ध्यान नहीं देना है। 19 जो है वो दशमलव के पहले है, मेरी बात को समझे। 19 क्या है, दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले अगर है तो 1 के बाद सिर्फ एक ही अंक बचता है, इसलिए 1 के साथ एक जीरो जुड़ा। 9 के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए केवल 9 हो गया। 1 का स्थानीय मान 10 और 9 का स्थानीय मान 9 हो गया। अब दशमलव के बाद हम जाते हैं, अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है। और पॉइंट के बाद काउंट करना है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 7 पहला अंक है, मतलब एक अंक है, तो एक अंक, इसका मतलब क्या हो गया, 10, तो 7 by 10 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, 7 by 10 हो जाएगा। 7 के साथ जीरो नहीं जुड़ेगा, या 7 के बाद के अंक को काउंट करके जीरो नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये दशमलव के बाद का स्थानीय मान। अगर हम 5 का निकालना चाहते हैं तो 5, और 5 कौन से नंबर पर जा रहा है, 1 2 सेकेंड डिजिट, मतलब दूसरे नंबर पर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 by 100 हो जाएगा। अगर हम 8 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 8 by क्या हो जाएगा, कितने दशमलव के कौन से अंक पर, पहला, दूसरा, तीसरे अंक पर जा रहा है 8, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 और 3 जीरो। जितने अंक पर जाएगा उतना ही 1 के साथ आपको जीरो को बैठा देना है, तो ये आपका दशमलव हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, जो रेखांकित अगर 5 का दशमलव स्थान मांग रहा है, स्थानीय मान मांग रहा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो रहा है, 5 by 100। यहां पर किसी भी ऑप्शंस में 5 by 100 नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दशमलव के कुछ और प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न हमारे पास है 0.75 का न्यूनतम रूप में भिन्न क्या होगा। तो जरा देखिए कि न्यूनतम रूप में भिन्न कैसे निकाला जाता है, मतलब 0.75 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, और भिन्न आपको पता है कि हम बताए हैं कई बार कि भिन्न क्या है, कई वीडियोस में भिन्न का जिक्र हुआ है कि जिस संख्या में अंश और हर दोनों प्रेजेंट हो वो क्या होता है, भिन्न होता है। अच्छा, एक बात और है, आप लोग जिस तरह से हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, काफी मतलब कह सकते हैं कि उत्साहित वाला काम है, और मैं बहुत अंदर से जितना एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा हमें समय दें। उसके बाद देखिए आप कि जिस तरह से मैथ और ईवीएस के प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। ईवीएस कंप्लीट होने के बाद 250 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं पीडीएफ भी आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाऊंगा। कई कमेंट में आज थे कि सर हमें पीडीएफ अवेलेबल करवाएं, तो हम पीडीएफ बिल्कुल आपको अवेलेबल करवाएंगे, उसके लिए भी वर्क हो रहा है। ईवीएस कंप्लीट होते ही साइंस का वीडियो लेकर हम आएंगे आपके सामने, और साइंस के साथ साथ और जो जीके वगैरह है वो भी हम कवर करवाएंगे। लेकिन थोड़ा मैथ का पोर्शन भारी बड़ा होता है और साइंस का पोर्शन बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों को ज़्यादा हम पहले खींचना चाहते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ टेस्ट भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, और फिर लाइव क्लास भी आने की कोशिश करेंगे जल्दी ही। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। तो भिन्न की बात हम बता दिए, जिसमें अंश और हर दोनों प्रेजेंट हो, और बिल्कुल सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो बिल्कुल करना ना भूलें, और इसके साथ साथ फिर लाइक और कमेंट तो बिल्कुल आप कर ही रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स में जितना चाहे शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के सारे शिक्षक, जो 4 लाख शिक्षक हैं, वो सब के सब सक्षमता परीक्षा को वन टाइम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करें। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, यकीनन हम अच्छा करेंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.75 की अगर हम बात करते हैं, 0.75, अब देखिए इसके नीचे कौन सा अंक है। हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 1 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद आप काउंट करें कि कितने अंक हैं, 2 अंक। पॉइंट को यहां से हटा दीजिए, और जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे उतने ही जीरो यहां पर आप बैठा दें। अब कितना आपके पास आ चुका है, 75/100। अब इसको कैंसिलेशन करना आपको
आना चाहिए कि कैंसिलेशन कैसे होगा। तो बहुत सिंपल वे में आप सोच के भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे 5 से कर सकते हैं, डायरेक्ट बड़ी संख्याओं से भी कर सकते हैं। चलो हम बड़ी संख्या से कर दिए, 25 या 75 और 25 चौक 100, डायरेक्ट कैंसिलेशन हो गया। तो इसका राइट आंसर 3/4 मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा आज का अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न भी होगा। उसके बाद दशमलव प्रसार से हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जो आप बनाएंगे घर पर बैठकर, स्क्रीनशॉट उसका ले लेंगे आप। 2.26, 2.750, 2.8, 2.4 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए, तो इसको आरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। देखिए पहले इसको समझिए, बहुत सिंपल वे में इसको समझाते हैं हम। सबसे पहले इन चारों अंक में आपको यह देखना है कि दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक किस में है। तो सबसे अधिक अंक देख रहे हैं, दशमलव के बाद यहां 3 अंक, यहां 2 अंक, यहां 1, मतलब सबसे अधिक अंक इस पर है। कितने अंक? 3 अंक। अब आपको क्या करना है, सबको सिमिलियर बना लेना है, सबको सिमिलियर बना लेना है, सब में 3-3 अंक कर देना है। जब आप 3-3 अंक करेंगे तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी। जैसे 2.26, इसमें 3 अंक होना चाहिए, 2 ही अंक है, 1 0 बैठा दीजिए अपने मन से, 3 अंक पूरा हो गया। दूसरा 2.750, ये तो है ही 3 अंक। तीसरा 2.8 और इसमें केवल दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो 2 0 बैठा दीजिए, ये भी 3 अंक। तीसरा 2.4, 1 ही अंक है, इसमें भी 2 0 बैठा है, ये भी 3 अंक। देखिए सिमिलरिटी आ गई। अब जब सिमिलरिटी आ गई तो इसको चूज करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि सभी संख्याएं बराबर है। अगर पहले वाला अंक बड़ा होता, मान लीजिए कि अगर ये वाला अंक 2 की जगह हम 3 कर देंगे तो ये सबसे बड़ा संख्या काउंट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको दशमलव के आगे वाला अंक देखना है। अगर आगे वाला बराबर हो जाएगा तो पीछे वाला देखना है, तो आगे वाला तो बराबर है इसलिए हमको पीछे वाला अंक देखना है, क्योंकि ज्यादातर थोड़ा सा इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो इक्वल है, हमको पीछे देखना है। 260, 750, 800, 400, इसमें सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम बोल रहा है मतलब छोटे से बड़ा जाना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 400, मतलब ये पहला नंबर होगा। 400 से बड़ा, नो, सबसे छोटी संख्या 260, ये पहला हो गया। और 260 से बड़ा क्या हो जाएगा? 400, तो ये दूसरा हो गया। और 400 से बड़ा क्या हो जाएगा? 750, ये तीसरा। और 800 लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है, तो ये चौथा। तो इस टाइप से में मतलब पहला क्या हो जाएगा? 2.26, ठीक है। दूसरा क्या है? 2.4, ठीक है। तीसरा क्या है? 2.75, ये नहीं होगा। 2.26, 2.4, ठीक है। 2.750, ठीक है। और अंत में 2.8, तो सी इज द राइट आंसर। ये हमारा सी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दशमलव प्रसार के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बिल्कुल बना लेंगे, और जो क्षेत्रफल के दिए हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये दशमलव के 2 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दशमलव प्रसार का तीसरा क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कुल मिलाकर मैंने क्षेत्रमिति से 4 क्वेश्चन और दशमलव से 3 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया है। आप बिल्कुल बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या आएगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट